नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान के इतिहास का एक वीर शासक, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, और इस पर अपन क्या करने वाले हैं, आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ अपन पृथ्वीराज तृतीय के बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज तृतीय जो है, पृथ्वीराज तृतीय राजस्थान के शाकंभरी के चौहान वंश में से एक शासक थे। और इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, तो इन्होंने शासन किया था 1177 से लेकर 1192 ईस्वी। और ये जो पृथ्वीराज तृतीय है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी। और कहाँ पर हुआ था, अहिल पाटन के अंदर। और अहिल पाटन कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। क्या नाम था, सोमेश्वर चौहान। और इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी। और ये जो कर्पूरी देवी है, ये कलचुरी नरेश, कलचुरी के चेदी वंश के शासक थे, जिनका नाम था अचल राज। तो अचल राज की क्या थी, ये अचल राज की पुत्री थी। जब पृथ्वीराज तृतीय मात्र 11 वर्ष के थे, मात्र कितने वर्ष के थे, 11 वर्ष के थे, मात्र 11 वर्ष के थे, तभी इनके पिता सोमेश्वर चौहान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सोमेश्वर चौहान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए मात्र 11 वर्ष की अल्पवयस्क अवस्था में ये क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। मात्र 11 वर्ष की अल्पवयस्क अवस्था में क्या बनते हैं, ये शासक बनते हैं। अब एक 11 वर्ष का बालक शासक बन रहा है, इसीलिए इनकी जो संरक्षिका बनती है, वो कौन बनती है, तो इनकी संरक्षिका बनी थी इनकी माता कर्पूरी देवी। इनकी माता कर्पूरी देवी वो क्या बनती है, इनकी संरक्षक बनती है। जबकि इनके प्रधानमंत्री कौन बने, तो इनके प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था कदम्मास। और कदम्मास को केमास के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। केमास के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जबकि इनके सेनापति बने थे, इनके सेनापति नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम था भुवनमल। और ये जो भुवनमल थे, ये कर्पूरी देवी, इनकी माता कर्पूरी देवी के क्या थे, भाई थे। तो इनको पृथ्वीराज तृतीय की सेना का सेनापति क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। आगे अपन बात करें तो इनकी उपाधि क्या थी, तो इनकी उपाधि थी, 2 उपाधियां याद करोगे आप इनकी। एक तो थी राय पिथोरा। क्या थी, राय पिथोरा। राय पिथोरा का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो युद्ध को जल्दी विजय करने वाला, युद्ध को जल्दी विजय करने वाला। और दूसरी उपाधि थी इनकी दलपुंगव। और दलपुंगव का अर्थ होता है विश्व विजेता। तो 2 उपाधियां पृथ्वीराज तृतीय की क्या करोगे, आप याद करोगे, ठीक है। इसके बाद में मात्र 11 वर्ष की अल्पवयस्क अवस्था में शासक बने थे। इसीलिए जो है, जैसे ही शासक बने तो इन्होंने अपने प्रधानमंत्री कदम्मास और सेनापति भुवनमल के सहयोग से इन्होंने एक नीति अपनाई थी, दिग्विजय की नीति। यह दिग्विजय की नीति क्या होती है, उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय ने दिग्विजय की नीति अपनाई। जैसे ही ये शासक बने और इन्होंने दिग्विजय की क्या अपनाई थी, नीति अपनाई थी। और दिग्विजय की नीति का मतलब अर्थ क्या होता है, तो अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को जीत कर अपने
अपने साम्राज्य का क्या करना, साम्राज्य का विस्तार करना, यानी अपने साम्राज्य का क्या करना, विस्तार करना। अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का क्या करना, विस्तार करना। और इसी नीति के तहत जो है इन्होंने किन किन साम्राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, और इसी नीति के तहत इन्हें आगे जाकर एक हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिन शासकों को ये पराजित करेंगे वो शासक आने वाले समय में जब इनमें विपत्ति का समय आएगा तो इनका साथ नहीं देंगे। ठीक है, आगे अपन चर्चा करते हैं। तो दिग्विजय की नीति के तहत इन्होंने किन किन साम्राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, तो अपन बात करते हैं। यहां पर पड़ता है अजमेर, ये राजस्थान है अपना, और राजस्थान के इस क्षेत्र में पड़ता है अजमेर। और अजमेर के शासक थे अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये यहाँ के क्या थे, शासक थे। और अपने राजस्थान के इधर यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है गजनी, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है, लगा हुआ है, गजनी अफगानिस्तान। और गजनी अफगानिस्तान के उस समय शासक थे जिनका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। और दूसरा एक क्षेत्र पड़ता है इधर गुजरात, और गुजरात के शासक थे उस समय भीमदेव चालुक्य सेकंड। और इधर पड़ता है एमपी, और एमपी का एक क्षेत्र था जिसका नाम था माहिबा, और माहिबा के शासक थे जिनका नाम था परमदीदेव चंदेल। और यहां पर पड़ता था कन्नौज, और कन्नौज पड़ता है यूपी में, और यहां के शासक थे जयचंद गढ़वाल। तो पृथ्वीराज तृतीय ने सबसे पहले देखो, जहां का शासक होता है वहां पर ज्यादा समस्याएं आती है। इसीलिए क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान के सामने सबसे पहले समस्या आई थी अपने परिवार के लोगों से। तो सब क्या हुआ कि एक क्षेत्र पड़ता है गुड़गांव, और गुड़गांव क्षेत्र में उस समय एक तो अपर गांगे और एक नागा अर्जुन। हालांकि अपर गांगे जो है ये पृथ्वीराज तृतीय से पहले भी क्या रह चुके थे, शासक रह चुके थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पहले एक और शासक हुए थे पृथ्वीराज द्वितीय, और उनसे भी पहले एक और हुए थे पृथ्वीराज प्रथम। तो पृथ्वीराज द्वितीय ने अपर गांगे को राजगद्दी से हटाकर स्वयं क्या बने थे, शासक बने थे, और उसके बाद में अपर गांगे के बाद में सोमेश्वर बने थे। तो तब तक तो अपर गांगे शासक नहीं बन सका, लेकिन पृथ्वीराज एक बालक थे, इसीलिए अपर गांगे ने सोचा कि क्यों न मुझे वापस क्या करना चाहिए, शासक बनना चाहिए। इसीलिए क्या किया, अपर गांगे ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें ये असफल रहे। और नागार्जुन ने भी, जो नागार्जुन थे वो भी इनके छोटे भाई थे, और पृथ्वीराज अपर गांगे के छोटे भाई थे। और नागार्जुन जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को क्या करना चाहते थे, पराजित करना चाहते थे। लेकिन 1182 में गुड़गांव का युद्ध होता है, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय नागार्जुन को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद में अपन बात करें आगे, तो एक क्षेत्र पड़ता है इधर सतलज प्रदेश, पंजाब के सतलज नदी, जो 7 नदियों का क्षेत्र है उसे सतलज प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था भंडानक जनजाति। और इस भंडानक जनजाति ने जो है हिसार और हरियाणा, हिसार एक क्षेत्र पड़ता है हिसार हरियाणा में, और हिसार हरियाणा अपने इन क्षेत्रों से, जो कि वर्तमान में भरतपुर, धौलपुर, ये जो क्षेत्र है इनसे लगता है,
ठीक है ना। तो इन सेक्टरों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का क्या किया था, प्रयास किया था भंडारक जनजाति ने। तो भंडारक जाति का भी जो है दमन किसने किया था, कब किया था, 1182 में। किसने किया था, तो ये किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज तृतीय ने भंडारक जाति का भी क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। तो प्रश्न आता है कि भंडारक जाति का किस चौहान शासक ने दमन किया था, तो पृथ्वीराज तृतीय। हालांकि पृथ्वीराज तृतीय से पहले जो है विग्रहराज चतुर्थ ने भी भंडारक जाति का दमन किया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो भंडारक जनजाति का दमन करने वाले शासक थे उनका नाम क्या था, पृथ्वीराज तृतीय। अब आगे चलते हैं। तो एक क्षेत्र पड़ता है माहेबा, और माहेबा के शासक थे उस समय परमदीदेव चंदेल। शासक कौन थे, परमदीदेव चंदेल। और परमदीदेव चंदेल जो है ये भी, परमदीदेव चंदेल जो है ये भी जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दुर्विरोधी थे। इसीलिए जो है पृथ्वीराज चौहान ने किस पर आक्रमण कर दिया, परमदीदेव चंदेल पर। और परमदीदेव चंदेल के साथ युद्ध लड़ा इन्होंने 1182 में, और इस युद्ध का नाम था माहेबा का युद्ध। माहेबा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें परमदीदेव चंदेल को इन्होंने पराजित कर दिया, और इनके दो सेनापति थे आला और उदल। आला और उदल, इन आला और उदल को भी इन्होंने क्या कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। कई किताबों में ऐसा मिलता है कि मौत के घाट उतार दिया, और कई किताबों में ऐसा मिलता है कि जो है पृथ्वीराज ने अपनी सेना में इसे क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। और परमदीदेव चंदेल को पराजित करके यहाँ के इसके छोटा भाई था पुंजन राय। इस पुंजन राय को यहाँ का प्रशासक क्या किया था, इन्होंने नियुक्त किया था। किसने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। इसके बाद में आगे चलते हैं। गुजरात का शासक था उस समय भीमदेव चालुक्य। और भीमदेव चालुक्य जो था, ये इनके और पृथ्वीराज के तृतीय के मध्य क्या विवाद था, तो एक क्षेत्र पड़ता है राजस्थान का आबू क्षेत्र, और इस आबू क्षेत्र का राजा था राजा सलक, राव सलका। क्या नाम था, राव सलका। और इस राव सलका की पुत्री थी जिसका नाम था इच्छनी। इच्छनी, और ये जो इच्छनी है, ये इच्छनी से भीमदेव चालुक्य मन ही मन इस इच्छनी को क्या करता था, चाहता था। लेकिन इच्छनी के मन में किसके प्रति प्रेम था, तो पृथ्वीराज तृतीय के प्रति। इसीलिए पृथ्वीराज तृतीय को इसने प्रेम पत्र लिखा और विवाह के लिए बुलाया। तो पृथ्वीराज तृतीय आते हैं और इच्छनी को यहाँ से उठाकर ले जाते हैं। तो इसीलिए इस चीज से जो है भीमदेव चालुक्य क्या हो जाते हैं, नाराज। और भीमदेव चालुक्य और पृथ्वीराज के मध्य क्या हो जाता है, विवाद। और ये विवाद 1184 में शुरू होता है, और दोनों के मध्य भयंकर युद्ध होता है। लेकिन ये विवाद जो है 1187 तक चलता है। 1187 में भीमदेव चालुक्य का सेनापति था, मंत्री था, जिसका नाम था जगदेव प्रतियार। जगदेव प्रतियार। और ये जो जगदेव प्रतियार है, इन दोनों के मध्य पृथ्वीराज तृतीय और भीमदेव चालुक्य के मध्य क्या करवाता है, संधि करवाता है। तो 1187 में जो है दोनों के मध्य क्या हो जाती है, एक अस्थायी क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। तो इस प्रकार से इनके दोनों के मध्य क्या था, विवाद था। अब नेक्स्ट विवाद पर चलते हैं अपन, कन्नौज के साथ विवाद। और कन्नौज के साथ, कन्नौज का शासक कौन था उस समय, जयचंद गढ़वाल। ऐसा बताया जाता है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान तृतीय दोनों आपस में मौसेरे भाई थे। क्योंकि ऐसा बताया जाता, और पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदाय ने ऐसा लिखा है कि दिल्ली के शासक थे उस समय अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर। और अनंगपाल तोमर की दो पुत्रियां थी, एक का नाम था कर्पूरी देवी और एक का दूसरी जो ज्येष्ठ पुत्री थी इनकी, उनका विवाह जो है इस जयचंद गढ़वाल के पिताजी थे जिनका नाम था विजयचंद। इस विजयचंद के साथ किया जाता है। और कर्पूरी देवी का जो विवाह है वो सोमेश्वर के साथ किया जाता है। और कर्पूरी देवी से जो पुत्र होता है वो कौन होता है, पृथ्वीराज चौहान। और इधर कौन होता है, विजयचंद की पत्नी से तो जयचंद गढ़वाल। और दोनों के मध्य जो है, दोनों मौसेरे भाई थे। लेकिन क्या होता है, ऐसा बताया जाता है कि इस जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। जिसका नाम क्या था, संयोगिता। और ये जो संयोगिता है, ये संयोगिता मन ही मन है। ये संयोगिता मन ही मन किसे चाहती थी, ये मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को चाहती थी। और ये बात किसको नकारा थी, तो ये जयचंद गढ़वाल को। इसीलिए जयचंद गढ़वाल ने क्या सोचा कि अगर पुत्री
पुत्री अगर किसी दूसरे को चाहती है, अपने को पता चल जाता है, तो इसी प्रकार से जयचंद गढ़वाल को भी पता चल गया था। और जयचंद गढ़वाल ने क्या सोचा कि मेरी पुत्री सयानी हो गई है और इसका मुझे क्या कर देना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। इसीलिए क्या किया, सहयोगिता का स्वयंवर रचाया। किसने रचाया? जयचंद गढ़वाल ने। और इस स्वयंवर में देश विदेश के राजाओं को बुलाया, अपने अड़ोसी पड़ोसी साम्राज्य के राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय को निमंत्रण नहीं दिया। पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब निमंत्रण नहीं दिया तो नहीं जाएगा, तो पर इसने क्या किया, जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार से दरबार था और यहाँ पर राजा महाराजा बैठे हैं, और इस प्रकार से जो मुख्य द्वार था वहाँ पर इसकी एक पाषाण की मूर्ति बनाकर क्या कर दी, द्वारपाल के रूप में खड़ी कर दी, इसे बेइज्जत करने के लिए। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही सहयोगिता दरबार में आई, राज दरबार में आई वरमाला लेकर, और दोनों रो में घूमी, इसमें भी घूमी इसमें भी घूमी, लेकिन इसे अपने लिए योग्य वर नजर नहीं आया। तब सहयोगिता ने ऊपर देखा और द्वार की तरफ देखा तो पृथ्वीराज चौहान की क्या लगी हुई थी, पाषाण की मूर्ति। सहयोगिता ने आव देखा ने ताव, और किसकी तरफ आई, इस स्टेचू की तरफ आई, और आकर पृथ्वीराज चौहान की पाषाण की मूर्ति पर क्या डाल दी, वरमाला। क्या डाल दी, वरमाला, जिससे सारी सभा उठकर क्या हो गई, खड़ी हो गई। सारी सभा उठकर खड़ी हो गई और सारी सभा ने कहा कि मामला कुछ गड़बड़ है। इसीलिए जो इस बात का पता किसे चला, इस बात का पता चला पृथ्वीराज तृतीय को। तो पृथ्वीराज तृतीय किसे लेने के लिए जाने लगा, सहयोगिता को। सहयोगिता को लेने के लिए जाने लगा तो ऐसा बताया जाता है पृथ्वीराज रासों में कि चंद्रवदयी से मना करता है कि हे पृथ्वीराज, तू सहयोगिता को लेने मत जा। लेकिन पृथ्वीराज को कुछ नहीं सूझ रहा था, उसे कौन दिख रही थी, बस सहयोगिता। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान कहाँ पर आ जाता है, कन्नौज आ जाता है, और सहयोगिता को यहाँ से लेकर अजमेर आ जाता है, और अजमेर में इसके साथ क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। किसके साथ, सहयोगिता के साथ। अब सहयोगिता का विवाह किसके साथ हो गया, पृथ्वीराज के साथ। तो जयचंद गढ़वाल इससे क्या हो गया, नाराज। इसी समय भारत पर काल के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि गजनी अफगानिस्तान का शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण के लिए क्या हो चुका था, रवाना हो चुका था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला कौन है, शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी। हालांकि शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने पहले भी इस भारत पर क्या कर दिए थे, आक्रमण कर दिए थे। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का जो प्रयास है वो भारत पर आक्रमण का पहले ही दौर चल रहा था। कौन कौन से घोरी ने आक्रमण किए उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो घोरी के आक्रमण का जो सिलसिला है, ऐसा बताया जाता है कि 1186 से लेकर 1192 तक चला था। 1192 तक वो जो है भारत पर आक्रमण करता रहा था। और इस आक्रमण के बारे में जो है अलग अलग तथ्य मिलते हैं अपने को। तो अपन अगर बात करें तो एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। और ये जो हमीर महाकाव्य है ये लिखा है नयनचंद्र सूरी ने। और इसके अनुसार जो है ऐसा मिलता है कि मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज पर 7 बार क्या किया था, आक्रमण किया था। एक ग्रंथ है पृथ्वीराज प्रबंध, और इसके लेखक है राजशेखर। और इन्होंने बताया है कि पृथ्वीराज पर कितनी बार आक्रमण किया गया था, 8 बार आक्रमण किया गया था। और एक ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। और प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ लिखा था मेरुतंग ने। किसने लिखा था, मेरुतंग ने। और इसके अनुसार जो है पृथ्वीराज पर कितनी बार आक्रमण हुआ था, तो पृथ्वीराज पर 23 बार आक्रमण किया गया था। जबकि एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। और इसके अनुसार जो है ये किसने लिखा था, ये लिखा था चंद्रबरदई ने। और इसके अनुसार जो है 21 बार पृथ्वीराज पर क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। लेकिन इतिहास में जो है
दो युद्धों का ही जो है प्रमुख रूप से वर्णन मिलता है। ये कौन कौन से युद्ध है उन पर अपन क्या करेंगे चर्चा। तो एक युद्ध तो है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, और ये कहां पर हुआ था, तो हरियाणा के अंदर हुआ था। हरियाणा के अंदर कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। किस किस के मध्य, तो ये हुआ था गौरी और पृथ्वीराज के मध्य। और इस युद्ध में कौन विजय हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय क्या हो गया था, विजय हो गया था। जबकि दूसरा युद्ध लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था, 1192 ईस्वी में। और ये युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के मध्य। और इस युद्ध में कौन विजय रहा था, गौरी विजय रहा था। कौन विजय रहा था, गौरी विजय रहा था। गौरी ने क्या किया, गौरी ने पराजित पृथ्वीराज को बंदी बनाया और गजनी ले गया। कहां ले गया, गजनी ले गया। और इसे यहां किस में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया। और इसे क्या करवा दिया, अंधा करवा दिया, इसकी आंखें निकलवा दी, अंधा करवा दिया। क्या करवा दिया, इसे अंधा करवा दिया। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हो गया था, पृथ्वीराज तृतीय। ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध में इसे बंदी बनाकर जो है गजनी ले जाया जाता है। लेकिन एक इतिहासकार हुए हैं हसन निजामी, और हसन निजामी ने यह बताया है कि जो है गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है यहाँ पर सिरसा हरियाणा नामक स्थान पर जो है इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे वापस अजमेर ले जाया गया। और अजमेर ले जाकर जो है इसे वापस अजमेर की राजगद्दी दे दी गई। और किसके अधीनस्थ दी गई थी, गौरी के अधीनस्थ दी गई थी। यानी इसका मतलब ऐसा बताया जाता है असम निजामी के अनुसार कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी की अधीनता क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो है ऐसा बताया जाता है कि इसे गजनी ले जाया गया और कारागृह में डाल दिया गया और क्या करवा दिया गया, अंधा करवा दिया गया। आगे अपन और बात करते हैं। देखो, एक पृथ्वीराज तृतीय जो है, इसी पृथ्वीराज तृतीय ने जो है कला साहित्य विभाग की स्थापना कहां पर की थी, कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी अजमेर के अंदर। कहां पर की थी, अजमेर के अंदर। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया था, इसका अध्यक्ष बनाया था पद्मनाभ को, अध्यक्ष बनाया था पद्मनाभ को। इसी पृथ्वीराज के दरबार में कवि रहते थे, कवि थे। कौन कौन कवि थे, तो एक तो थे आपके वागीश्वर, एक थे विश्वस्वरूप, एक थे आशाधर, एक थे जनार्दन और एक थे जयानक। और जयानक ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय। और इस पृथ्वीराज विजय में तराइन के युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। जबकि एक इतिहासकार हुए थे पृथ्वी भट्ट, और एक इतिहासकार हुए थे चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई ने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार अगर अपन बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज को जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है इसे बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाकर इसे कहां पर ले जाया जाता है, गजनी। और गजनी अफगानिस्तान में ले जाकर इसे कारागृह में डाल दिया जाता है और इसे क्या करवा दिया जाता है, अंधा करवा दिया जाता है। चंद्रवरदाई स्वयं ये लिखते हैं कि अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में कि वो स्वयं गजनी जाते हैं और गजनी जाकर वो
गौरी से पृथ्वीराज से मिलने के लिए जो है अनुमति मांगते हैं और पृथ्वीराज से जब ये मिलने जाते हैं तो इनकी आंखें निकाली हुई थी और कारागृह में इनके आंखों से क्या आ रहे थे, खून आ रहे थे। तब पर चंद्रप्रदाई जो है इनके पास इनके जाके गले लग जाते हैं और ये रोने लग जाते हैं। तो पृथ्वीराज सब उस समय कहते हैं कि नहीं मेरे मित्र, वीर पुरुष कभी रोया नहीं करते, वीर पुरुष कभी रोया नहीं करते, पर हे मेरे मित्र कोई तू ऐसी योजना बना जिसके माध्यम से मैं गौरी को क्या कर सकूं, मार सकूं। तो चंद्रप्रदाई उन्हें शब्दवेदी बाण के लिए जो है याद दिलाते हैं और वापस जब पृथ्वीराज चौहान से मिलकर वापस गौरी के दरबार में आते हैं तो मोहम्मद गौरी जो है चंद्रप्रदाई को जो है कहता है कि मिलाए अपने स्वामी से, क्या हाल है तुम्हारे स्वामी के, ऐसे जो है इसे ओलाने देता है। तब चंद्रप्रदाई गौरी से कहता है कि भले ही हे गौरी, हे सुल्तान, भले ही मेरे स्वामी जो है अंधे हो गए हैं लेकिन अभी भी वो जो है अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, वेध सकते हैं, अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, वेध सकते हैं। तब गौरी ने कहा कि अच्छा तो ऐसा तो अगर लक्ष्य को वेध सकते तो ऐसा मैं भी देखना चाहूँगा। तो क्या किया जाता है, एक बड़े मैदान में बहुत सारे लक्ष्य बांध दिए जाते हैं और पृथ्वीराज को लाया जाता है और पृथ्वीराज के हाथों में धनुष और बाण दे दिए जाते हैं। और जैसे ही संकेत मिलता है, जैसे एक बार थाली को बजाया जाता है तो पृथ्वीराज चौहान थाली को छेद देते हैं, एक बार मटके को हिलाया जाता है तो मटके को फोड़ देते हैं। इस प्रकार से वो अपने लक्ष्य को वेधते जा रहे थे। तो गौरी बड़ा प्रसन्न हुआ और गौरी ने अपने सिंहासन से खड़े होकर कहा कि वाह चौहान, वाह चौहान, वाह चौहान। तब यानी चंद्रप्रदाई शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चौके चौहान। और ऐसा परिमाप बताने के बाद में जो है उसी प्रकार से जो है अपनी धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाते हैं पृथ्वीराज और गौरी की छाती को क्या कर देते हैं, छल्ली कर देते हैं और गौरी धड़ाम से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। तुरंत प्रभाव से सारी जो सेना है वो पृथ्वीराज की ओर टूट पड़ती है। लेकिन पृथ्वीराज चंद्रप्रदाई से कहते हैं कि हे मेरे मित्र, मैं शत्रु सेना के हाथ से मरना नहीं चाहता हूँ, कृपया करके तू ही मुझे मार दे। तो ऐसा पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है कि चंद्रप्रदाई पहले स्वयं पृथ्वीराज को मारता है और फिर स्वयं कटार गोप कर क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ये किसके अनुसार बताया गया है, पृथ्वीराज रासों के अनुसार बताया गया है। ठीक है, तो आगे अपन बात करें तो इसी पृथ्वीराज के समय जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये गजनी अफगानिस्तान से, मोइनुद्दीन चिश्ती ये कहाँ पर आए थे, भारत आए थे 1192 में भारत आए और भारत में आए और अजमेर में क्या कर गए थे, बस गए थे। अजमेर में क्या कर गए थे, ये बस गए थे। तो ये जानकारी अपने को किससे मिलती है, पृथ्वीराज रासों के अनुसार। और इसी पृथ्वीराज तृतीय का जो घोड़े का नाम था वो क्या था, तो नाट्य रंबा। क्या नाम था, नाट्य रंबा। तो ये कौन से शासक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।